वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो यूरो में 9वां दिन कल, जहां पे हम लोगों को मैच डे 2 के आखिरी जितने भी बचे हुए मैचेस थे वो देखने को मिला। और अभी इसी मैचेस के बाद यूरो में मैच डे 2 खत्म हो चुका है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कल जितने भी सारे मैचेस थे उनके बारे में। उसके बाद बात करेंगे ग्रुप्स को लेके कि अभी मैच डे 3 से पहले क्या-क्या सिनेरियो है सारे ग्रुप्स में। तो सबसे पहला जो मैच था वो था आपका चेकिया और जॉर्जिया के बीच। तो वो मैच में पहले हाफ में जॉर्जिया को एक पेनल्टी मिल गया था जो कि पेनल्टी था, और चेकिया को पहले हाफ में मौका नहीं मिला था, ऐसा नहीं था। पहले हाफ में इट वाज काइंड ऑफ अ इवन गेम। वहीं तरफ से हम लोगों को स्लॉपी पोजीशनिंग या फिर कैजुअल पासिंग देखने को मिल रहा था मिडफील्ड में, तो इसीलिए बॉल लूज कर रहे थे दोनों ही फ्रिक्वेंटली और दोनों ही अटैक में जा रहे थे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग चीज़ें हम लोग को देखने को मिला पहले हाफ में। तो जब सेकंड हाफ चालू हुआ तो सेकंड हाफ में चेकिया 1 गोल से ट्रेल कर रहे थे। तो उस टाइम पे वो लोग थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों के पास ही बॉल था। तो सेकंड हाफ में चेकिया वाज़ द बेटर टीम, और उसी के साथ-साथ वो लोग काफ़ी बड़े चांसेस भी क्रिएट किए जहाँ पे उन लोगों को क्लिनिकल होना चाहिए था, लेकिन वो लोग उतना भी क्लिनिकल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग इक्वलाइज़ कर दिए और इस मैच से 1 पॉइंट ले लिए। अगर आप स्क्वाड की बात करें, क्वालिटी ऑफ द स्क्वाड की बात करें, तो चेकिया का क्वालिटी थोड़ा बेहतर है जॉर्जिया से, लेकिन जॉर्जिया बहुत ब्रेव परफॉर्मेंस दे रहा है एक के बाद एक। लेकिन फिर भी पहला वाला मैच वो लोग हार गए थे और ये मैच से वो लोग 1 पॉइंट निकाल लिए हैं। तो अभी ग्रुप का जो कॉम्प्लेक्शन है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इस ग्रुप का और एक जो मैच था आपका पोर्तुगल और तुर्की के बीच, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले वाला जो मैच था पोर्तुगल का चेकिया के साथ, उसके बाद बहुत सारा क्रिटिसिज्म पोर्तुगल को मिला है। और अगर आप देखें तो उनका जो मैनेजर है रॉबर्टो मार्टिनेज, उनको भी बहुत लोग क्रिटिसाइज़ किए हैं, मैं भी क्रिटिसाइज़ कर रहा था। लेकिन एक चीज़ आज आप लोगों को समझना होगा और एक्नॉलेज करना होगा, रॉबर्टो मार्टिनेज इतने भी बुरे मैनेजर नहीं है लाइक गैरेथ साउथगेट। मतलब गैरेथ साउथगेट की अगर बात करें तो उससे तो रॉबर्टो मार्टिनेज आई थिंक 10 टाइम्स बेटर मैनेजर है। पहले मैच में जो हम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे रॉबर्टो मार्टिनेज को कि वो 5 एट द बैक से मैच चालू किए, जहाँ पे उनको 4 एट द बैक खेलना चाहिए था। कोई डीएम नहीं था, इसलिए विटिनिया और ब्रूनो को ज़्यादा डीप आना पड़ रहा था। बर्नार्डो सिल्वा या जोआन कैंसेलो, इन दोनों को वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। पहले मैच की अगर बात करें तो पहले मैच में मेरे ख्याल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज़ द बेस्ट परफॉर्मर। और कल वाला जो मैच हुआ वहाँ पे पोर्तुगल को एक शानदार जीत मिला, 3-0, एक कन्विंसिंग विक्ट्री, कंफर्टेबल विक्ट्री। लोग कहेंगे कि आपका तुर्की ने तो मिस्टेक किया, जो सेकंड वाला गोल था जहाँ पे एक ओन गोल हो गया, वो तो उन लोगों का गिफ्ट था पोर्तुगल को। लेकिन फिर भी अगर आप वो मिस्टेक्स करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा टीम बिल्कुल ही खराब था या अच्छा फुटबॉल नहीं खेला। पोर्तुगल प्लेड वेल। जब मैच शुरू हुआ तो पहले ही कुछ मिनट में तुर्की कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, और पहले हाफ में आप कह सकते हो कि पहले 10-15 मिनट तक थोड़ा मैच इवन लग रहा था। क्यों? क्योंकि वही दोनों ही टीम स्लॉपी पासिंग कर रहे थे, मिडफील्ड में बॉल लूज़ कर रहे थे, तो इसीलिए दोनों ही टीम को एक अटैक करने की मौका मिल रहा था। लेकिन पुर्तगाल के पास अप फ्रंट जो क्वालिटी है, इनफैक्ट पुर्तगाल की टीम में जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर्ड टू तुर्की। तो इसीलिए पुर्तगाल के पास वो एक्स्ट्रा एज तो हमेशा ही रहता है। लेकिन कल जो चीज़ के लिए तारीफ़ करना होगा रॉबर्टो मार्टिनेज को, वो है कि देखिए पहले वाला मैच में जहाँ पे वो डीएम नहीं खिलाए थे, कल वाले मैच वो शुरू किए हैं एक डीएम के साथ। और जो कि मैं बोल रहा था कि मैं अगले मैच में पालिनिया को देखना चाहता हूँ, और पालिनिया को ही उन्होंने खिलाया है एज़ अ डीएम। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्रूनो और विटिनिया, उन लोगों को थोड़ा फ्रीडम मिला ऊपर जाने को। बर्नार्डो सिल्वा को भी एक स्मार्ट तरीके से उन्होंने यूज़ किया है। उसको अप टॉप खिलाया है राइट में, जहाँ पे स्पेसेस में वो काम कर रहा था। डेलो को उन्होंने निकाल दिया टीम से, 4 एट द बैक से ही चालू किए। युआन कैंसेलो को खिलाया और दूसरी तरफ नुनो मेंडेस को खिलाए। तो कल अगर बात करें तो ओवरऑल पालिनिया का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। आपका पेपे वाज़ टेरिफिक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगेन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का परफॉर्मेंस भी कल बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो फिर से आप देखिए कि टीम के लिए वो खेलता है, तो इसलिए वो सेकंड हाफ में जो तीसरा वाला गोल पड़ा था, वहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर चाहते तो खुद फिनिश कर सकते थे, लेकिन 3 पॉइंट सिक्योर करने के लिए वो ब्रूनो को पास दे दिया और ब्रूनो ने उसको फिनिश कर दिया। तो ब्रूनो का भी मैच बहुत अच्छा था, क्योंकि अप फ्रंट ब्रूनो जितना ऊपर एडवांस रोल में खेलेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने
या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आस-पास खेलेंगे, तब उसका गेम और भी बेहतर लगता है। तो इसलिए कल ब्रूनो को भी देख के अच्छा लगा, विटिनिया अच्छा था। और पूरे पोर्तुगल टीम की ही बात करें तो सारे प्लेयर्स ही अच्छे थे। आप कह सकते हो कि राफाएल लियाओ पहले मैच में उतना अच्छा नहीं थे। कल भी एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। मैं नहीं कहूँगा कि एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, लेकिन डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। तो कल पोर्तुगल का जो ओवरऑल अगर बात करें तो पोर्तुगल हैड अ वेरी, वेरी गुड गेम। एक कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ वो लोग राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्के कर लिए। और दूसरी तरफ अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की के पास वो क्वालिटी नहीं था स्क्वाड में। भले ही सेकंड हाफ में आर्डा गुलर आए या फिर तुर्की 2-3 बारी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाफ चांसेस ही थे। तो वो तो कोई भी मैच में किसी भी ओपोनेंट को मिल ही सकता है। और जो लोग ये कहेंगे कि तुर्की के ज़्यादा मिस्टेक्स के लिए वो पोर्तुगल कैपिटलाइज़ कर गए, तो देखिए फुटबॉल में तो ऐसा ही होता है कि आप अपने ओपोनेंट को मिस्टेक्स करने में मजबूर कर दो अंडर प्रेशर में, या फिर ओपोनेंट अगर मिस्टेक कर लेता है तो आप उस पे कैपिटलाइज़ करते हो। तो इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। एक जो चीज़ है कि अगर पोर्तुगल के सामने कोई ऐसी टीम आ जाते है जहाँ पे स्पेसी विंगर्स हैं जो कि टेक ऑन कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में पोर्तुगल कैसे हैंडल करेंगे वो ही अभी देखने वाली बात होगी। और चलिए अभी लास्ट वाला जो मैच है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो था आपका रोमानिया और बेल्जियम के बीच। ये मैच भी बहुत एंटरटेनिंग मैच था। और ये मैच में मतलब दोनों ही टीम को बहुत सारे चांसेस मिल रहे थे। दोनों ही टीम एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे। एक प्रॉपर बास्केटबॉल गेम की तरह ये मैच हो रहा था, जहाँ पे आप कह सकते हो कि एट टाइम्स थोड़ा क्वालिटी की वजह से मिस्टेक्स हो रहा था, तो इसलिए दोनों टीम बराबर से अटैक कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि दोनों ही टीम को मतलब दोनों ही टीम वो जीतने की इंटेंशन शो कर रहे थे पिच पे, तो इसीलिए दोनों टीम विदाउट प्लेइंग अ सेफ फुटबॉल, दोनों ही टीम रिस्क ले रहे थे, दोनों ही टीम हाई लाइन खेल रहे थे। और इसीलिए ही दोनों ही टीम के पास मौका था कि अगर दूसरा वाला टीम आपके सामने हाई लाइन खेलता है, तो आप एक रन बना के या फिर एक लॉन्ग बॉल खेल के या फिर एक अच्छा थ्रू बॉल खेल के या फिर बिटवीन द लाइन पासेस खेल के आप वो हाई लाइन के अगेंस्ट में अच्छे अटैक्स क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए कल के मैच में अप फ्रंट हम लोगों को बहुत चीज़ें देखने को मिल रहा था दोनों ही टीम के तरफ से। और अगर बेल्जियम की बात करें तो मेरे ख्याल से लुकाकू को आपको बोलना होगा कि ही वाज़ बिट अनलकी कि कल भी एक मार्जिनल ऑफसाइड उनको मिल गया। मतलब इट इज़ वेरी रेयर टू सी अ प्लेयर स्कोरिंग 3 गोल्स इन अ टूर्नामेंट एंड दोज़ 3 गोल्स ऑल आर डिसअलाउड। तो यही चीज़ मैं बोलूँगा लुकाकू के लिए। और अगर ओवरऑल बात करें तो कल लुकाकू का परफॉर्मेंस एज़ सच खराब नहीं था, अच्छा ही था। कल आपको प्रेज़ करना होगा केविन डी ब्रुयना को कि वो अकेले के ऊपर पूरा टीम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है, और वो दिख रहा है उनके गेम पे कि उनको एक ही चांस मिलता है, वो फिनिश कर देते हैं। और डोकू या फिर जितने भी सारे दूसरे प्लेयर्स हैं, वो सारे प्लेयर्स अगर थोड़ा क्लिनिकलनेस दिखाए अप फ्रंट, जैसे कि सेकंड हाफ में ट्रोसार्ड आया, लेकिन ट्रोसार्ड को देख के लग रहा था कि वो कन्फ्यूज़्ड हो जा रहा है बंदा। जब भी बॉक्स में जा रहा है ओपोनेंट के, तब भी वो कन्फ्यूज़्ड हो जा रहा है। तो ऐसे-ऐसे थोड़ी चीज़ें हैं जिनमें बेल्जियम को वर्क करना होगा। तो मैच जब चालू हुआ तो पहले ही मिनट में आपको बेल्जियम का एक मौका मिल गया और टिएलेमैन्स ने गोल स्कोर कर दिया। वो एक बढ़िया-सा बिल्डअप था। तो बेल्जियम फेजेज़ में बढ़िया खेल रहे थे, हालाँकि वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ अगर रोमानिया की बात करें तो बेल्जियम आप देखें कि टॉप 4 टीम में है। व अगर फीफा रैंकिंग देखें, रोमानिया तो वो बहुत पीछे है। तो किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिफोर कमिंग टू दिस टूर्नामेंट कि रोमानिया ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। वो पहले मैच में यूक्रेन के साथ 3-0 विक्ट्री के बाद, ये वाले मैच में भी उन लोगों को भर-भर के मौके मिले थे। अगर उनके पास वो एक्सपीरियंस होता या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत क्वालिटी होता अपफ्रंट, थोड़ा अगर वो लोग कंपोज़र दिखा पाते, फिनिशिंग एबिलिटी थोड़ा बेहतर होता, तो वो लोग शायद ये मैच भी जीत सकते थे, क्योंकि दोनों ही टीम के पास मौका था मैच जीतने का। दोनों ही टीम अगर चाहते तो 2-3 गोल स्कोर कर सकते थे। लेकिन आफ्टर बेल्जियम स्कोर्ड दैट सेकंड गोल, उसके बाद भी रोमानिया को 2-3 ऐसे चांसेस मिले जहाँ पे 1v1 सिचुएशन क्रिएट हो गया था। वो लोग अगर चाहते तो फिनिश कर सकते थे, लेकिन लैक ऑफ क्लिनिकलनेस की वजह से या फिर आप लैक ऑफ फिनिशिंग एबिलिटी कह लो, जो भी हो, या फिर प्रेशर के अंडर डिलीवर करना उस टाइम पे जहाँ पे क्लच मोमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है, वहाँ पे आप कह लो लैक ऑफ क्वालिटी की वजह से रोमानिया चूक गए। लेकिन अभी तक रोमानिया ने जो फुटबॉल खेला है, आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट। और इसी के साथ ये वाले ग्रुप में अभी चीज़ें एकदम ही वाइड ओपन हो गया है। चलिए अभी बात कर लेते हैं सारे ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि मैच डे 2 अभी खत्म हो चुका है। तो अपना जो स्क्रीन है वो मैं थोड़ा शेयर कर लेता हूँ कि अभी जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में
जर्मनी तो क्वालिफ़ाइड हो ही गया, स्विट्ज़रलैंड भी चला ही गया। अभी ये ग्रुप में ये देखने वाली बात होगी कि कौन नंबर 3 में फ़िनिश करेंगे और जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बीच में कौन नंबर 1 में फ़िनिश करेंगे। तो आज मैच है आपका स्कॉटलैंड और हंगरी, तो स्कॉटलैंड और हंगरी वाला मैच बहुत क्रूशियल मैच होगा दोनों ही टीमों के लिए। मैच जो जीतेंगे वही नंबर 3 में फ़िनिश करेंगे। अगर ये मैच ड्रॉ हो गया तो स्कॉटलैंड का पॉइंट होगा 2, हंगरी का होगा 1, तो उससे ये दोनों ही टीम बाहर हो जाएँगे क्योंकि मेरे ख़्याल से मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे। 2 पॉइंट से भी आप जा सकते हो अगर आपका गोल डिफरेंस बेहतर हो, लेकिन दोनों ही टीम का अगर आप देखें तो गोल डिफरेंस बहुत ही खराब है। तो देखते हैं आज ये वाला मैच में क्या होता है। उसके बाद अगर बात करें ग्रुप बी को लेके तो ग्रुप बी में देखिए स्पेन का भी पक्का हो चुका है। स्पेन भी दोनों मैचेस जीत चुके हैं। कल होगा स्पेन और अल्बानिया के बीच के मैच, तो वो मैच तो मेरे ख्याल से स्पेन ही जीतेंगे। इटली और क्रोएशिया का एक क्रूशियल मैच होने वाला है। वो मैच में अगर इटली ड्रॉ कर पाती है तो इटली नंबर 2 में फिनिश कर लेंगे या फिर इटली अगर हरा देती है क्रोएशिया को तो भी इटली नंबर 2 में फिनिश करेंगे। क्रोएशिया के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। क्रोएशिया को एट एनी कॉस्ट ये मैच से कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो क्रोएशिया विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू विन अगेंस्ट इटली। अगर वो लोग जीत जाते हैं तो फिर क्रोएशिया का पॉइंट 4 हो जाएगा और इटली नंबर 3 में आ जाएँगे। लेकिन इटली के पास 3 पॉइंट है तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से 3 टीम प्रोग्रेस करेंगे अगले राउंड में। उसके बाद ग्रुप सी में इंग्लैंड नंबर 1 पे है तो इंग्लैंड के पास नंबर 1 में फिनिश करने का मौका अभी भी है। तो इंग्लैंड डेनमार्क के साथ तो खेल लिया और इंग्लैंड सर्बिया के साथ खेल लिया, तो स्लोवेनिया के साथ अगर इंग्लैंड ड्रॉ भी कर लेती है, तो भी इंग्लैंड नंबर 1 में ही फिनिश कर सकते हैं। डेनमार्क के साथ आपका सर्बिया का मैच होगा, तो उसमें सर्बिया और डेनमार्क के बीच चूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये टूर्नामेंट की फॉर्म की बात करें, तो आप कहेंगे कि डेनमार्क थोड़ा आगे होगा देन सर्बिया। तो देखते हैं क्या होता है डेनमार्क और सर्बिया के बीच और इंग्लैंड और स्लोवेनिया के बीच। और ग्रुप डी की अगर बात करें तो ये ग्रुप में भी तीनों ही टीम नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया इन तीनों का ही नेक्स्ट राउंड में जाने का चांसेस 99% है क्योंकि नीदरलैंड्स का लास्ट मैच है आपका ऑस्ट्रिया के साथ, तो वो मैच कुछ भी हो जाए नीदरलैंड्स के पास 4 पॉइंट तो रहेंगे ही, तो नीदरलैंड्स तो जा ही रहे हैं अगले राउंड में। फ्रांस फ्रांस का लास्ट मैच है पोलैंड के साथ, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि पोलैंड कुछ कर पाएँगे, तो फ्रांस को ग्रुप टॉप करने का एक मौका मिलेगा। और ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के बीच मैच में अगर ऑस्ट्रिया एक ड्रॉ भी निकाल पाती है, तो भी ऑस्ट्रिया नंबर 3 में फिनिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस ग्रुप में उतना खास अभी कुछ बचा नहीं, जो पहले लग रहा था। क्योंकि नीदरलैंड्स और फ्रांस का जो मैच था वो आपका ड्रॉ हो गया, तो इसलिए इस ग्रुप में अभी चीज़ें थोड़ी स्टेबल दिख रहा है। और ग्रुप ई इज़ द बेस्ट ग्रुप राइट नाउ क्योंकि ये ग्रुप में चीज़ें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आप देखिए इस ग्रुप में सारे टीम ने सारे टीम्स को हराया है, तो इसीलिए सारे टीम्स का पॉइंट सेम ही है। 3-3-3 तो इसीलिए ये ग्रुप से भी मतलब 3 टीम अगले राउंड में जाने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ये ग्रुप में एक टीम अनलकी होगा कि वो टीम आपका नंबर 4 पोज़ीशन में फिनिश कर सकता है 3 पॉइंट लेके भी। अगर आप दूसरे ग्रुप्स देखें तो वहाँ पे 3 पॉइंट जो टीम को मिल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि अगले राउंड में जाए। और इस ग्रुप में आप देखिए कि इस ग्रुप में भले ही आपके पास 3 पॉइंट हो, लेकिन फिर भी चांसेस है कि आप अगले राउंड तक प्रोग्रेस ना करें। तो इसीलिए ये ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि इस ग्रुप में अगले राउंड में कोई भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। लास्ट जो मैच है वो होगा आपका बेल्जियम और यूक्रेन के बीच और दूसरी तरफ रोमानिया और स्लोवाकिया के बीच। तो यहाँ पे रोमानिया और स्लोवाकिया के पास एक बहुत बढ़िया मौका रह जाता है अगले राउंड में जाने का। और यूक्रेन भी अगर बेल्जियम के साथ कुछ कर दे तो वहाँ पे यूक्रेन का भी चांसेस रहता है अगले राउंड में जाने का। तो इस वाले ग्रुप में चीज़ें बिल्कुल ही वाइड ओपन है। कोई भी टीम दूसरे राउंड में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ग्रुप एफ की अगर बात करें तो पुर्तगाल कल के विक्ट्री के बाद पुर्तगाल भी लास्ट 6 में अपने जगह पक्का कर लिया है। अभी तुर्की और चेकिया के बीच कौन जाएँगे अगले राउंड में वही देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि जॉर्जिया इस ग्रुप से आगे जा पाएँगे क्योंकि जॉर्जिया का लास्ट जो मैच है वो आपका पुर्तगाल के साथ है। तो वो मैच में वो लोग शायद कुछ नहीं कर पाएँगे। और दूसरी तरफ तुर्की और चेकिया के बीच ही मुझे लगता है कि कोई नंबर 2 में फिनिश करेगा और कोई नंबर 3 में। तो चांसेस आर हाई कि तुर्की नंबर 2 में फिनिश करे और चेकिया नंबर 3 पे। अगर चेकिया वो मैच हार जाता है, तो चेकिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा अगले राउंड में जाना। बहुत सारी टीम्स हैं जो कि नंबर 3 में 2 पॉइंट में भी फिनिश कर सकते हैं, 2 पॉइंट लेके। तो जैसे कि स्लोवेनिया का आप देख रहे हो, इन पे देखना होगा कि गोल डिफरेंस और बाकी
अदर ग्रुप्स में क्या चल रहा है नंबर 3 में, उसके बाद पता चलेगा कि कौन प्रोग्रेस करेंगे अगले राउंड में। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोगों को अच्छा फुटबॉल देखने को मिलेगा और उसी के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि दोनों ही मैच एक साथ होगा। तो अभी दोनों मैचेस एक साथ देखना वो एक चैलेंजिंग बात हो जाता है सभी के लिए। 2 डिवाइस में देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो देखते हैं क्या होता है। ये सारे ग्रुप्स को लेके जो बात की है हम लोग, उसपे आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? ये मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। और दूसरी तरफ कल जितने भी सारे मैचेस थे, आपका पोर्टुगल का मैच, बेल्जियम का मैच या फिर शुरू में जो चेकिया का मैच था, तो ये सारे मैच को लेके आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? ये भी मुझे ज़रूर बताएँ। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है, जो यूरो देख रहे हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं, तो मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कल और तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।